नमस्कार दोस्तों। देखिए, द्वितीय श्रेणी में जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, उसमें अपन कहानियाँ पढ़ रहे थे। पद्य का अपन ने सारा पढ़ लिया है। अब अपन कहानियाँ पढ़ रहे थे। उसमें देखिए, गद्य में अपन ने एक तो पढ़ लिया लहरों के राजहंस, वो भी मोहन राकेश जी का नाटक है। एक अपन ने पढ़ ली जहाँ लक्ष्मी कैद है, वो राजेंद्र यादव की कहानी है। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी की कहानी है। ये अपन ने पढ़ ली। आप लोग प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं, ये कहानियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं मित्रों। इसलिए एक ही वीडियो में एक साथ 2-3 घंटे का बनाने से कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। इसलिए अपन छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मोहन राकेश जी का सामान्य परिचय। 1925 में जन्म हुआ था और 1972 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध कहानी अपन पढ़ेंगे एक और जिंदगी। ध्यान रखिएगा, ये कहानी बहुत से जो इतिहासकार हैं, बहुत से जो आलोचक हैं, वो इनकी आत्मकथा भी मानते हैं इसको, कि इनकी ज़िंदगी कुछ इसी प्रकार से अस्त व्यस्त रही थी। अपन कहानी पढ़ेंगे तो देखिए, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मोहन राकेश जी का वास्तविक जो नाम है वो है मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश जी को आधुनिक भावबोधों के प्रसिद्ध कथाकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी ये प्रसिद्ध आधुनिक कथाकार रहे थे। ये नई कहानी आंदोलन के दौरान जो एक वृहद त्रयी थी, जिसमें राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर का नाम गिना जाता है। तो ये कहानी के वृहद त्रयी के मुख्य कथाकार रहे हैं ये। यानी अपने जो युग था इनका, नई कहानी आंदोलन के, उनके प्रमुख नायक थे ये। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कथाकारों में से एक माने जाते हैं। मोहन राकेश ने अनेक कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी है मलबे का मालिक, जिस पे हीना नामक एक फिल्म बनी है। इनकी प्रथम कहानी है वो है भिक्षु, जो कि सरस्वती पत्रिका में 1945 में प्रकाशित हुई थी, और इनके द्वारा कुल 63 कहानियाँ लिखी गई थी। इनकी प्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक पर हीना फिल्म बन चुकी है, जो कि भारत पाकिस्तान की विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा मलबे का मालिक। एक और जिंदगी इनकी प्रसिद्ध कहानी एवं प्रतिनिधि कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी आधुनिक युग के प्रति एक पति और पत्नी के मानसिक तनाव को लेकर के अभिव्यक्त करती है। यानी पति और पत्नी, जो कि आधुनिक युग चल रहा है, इसमें दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे होते हैं, परंतु उनकी गृहस्थी जो जीवन है ना, वो सुखी जीवन नहीं है। आप लोग स्वयं देख सकते हो, इस बात को महसूस भी कर सकते हो। तो ये कहानी यही दर्शाती है, एक और जिंदगी, यानी आधुनिक युग के जो पति पत्नी हैं, उनके मानसिक तनाव को अभिव्यक्त करती है। यह कहानी 1952 में प्रकाशित हुई थी, और कुछ आलोचक इनकी आत्मकथा भी इसे मानते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध नाटक भी लिखे गए थे। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन, जो कि अधूरा नाटक है, कमलेश्वर जी के द्वारा पूरा किया गया। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं इंसान के कन्हेर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मिसबाल, इस प्रकार से। और इनका विस्तार से अगर आपको लेखक परिचय पढ़ना है तो इनकी एक अपने कक्षा 11 में चलती है, अंडे की छिलके एकांकी। वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में से इनका विस्तार से लेखक परिचय भी पढ़ सकते हो। यह मैंने सामान्य बताया आपको। अब अपन पढ़ते हैं एक और जिंदगी, मोहन राकेश की सुप्रसिद्ध कहानी। ठीक है, तो देखिएगा, कहानी शुरू करते हैं अपने। और उस क्षण के लिए प्रकाश के हृदय में, इस कहानी का नायक कौन है? प्रकाश है, और नायिका है बीना। और इनका एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है पलाश। कि प्रकाश के हृदय की धड़कनें जैसे रुकी रही। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूट करके गिरे हुए नक्षत्र के जैसा था वो क्षण। कोहरे के वक्स में एक लकीर सी खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। कोहरे में से गुजरकर जाती हुई आकृतियों को उसने एक बार फिर से ध्यान से देखा। यानी कोहरे में जो लोग जा रहे थे उनको देख रहे थे। कौन? प्रकाश। क्या यह संभव है कि व्यक्ति की आंखें इस हद तक उसे धोखा दें?
तो जो कुछ वह देख रहा था वह यथार्थ ही नहीं था, यानी जो कुछ वह देख रहा था वो सही नहीं था। कुछ क्षण पहले वह कमरे से निकल करके बालकनी में आया था, तो क्या उसने कल्पना में यह भी सोचा था, आकाश के ओर छोर तक फैले हुए कोहरे में गहरे पानी की निचली सतह तक तैरती हुई मछलियों जैसी जो आकृतियां नजर आ रही थी, उनके कहीं वे दो आकृतियां भी होंगी। दो आकृतियां यहाँ पर अपने बेटे और पत्नी के लिए कहा है, बीना और पलाश के लिए। मंदिर वाली सड़क से जाते हुए दो कुहरीले रंगों पर जब उसकी नजरें पड़ी, तब भी क्या उसके मन में कहीं ऐसा अनुमान जागा था। फिर भी न जाने क्यों उसे फिर भी न जाने क्यों प्रकाश को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से, बल्कि कई दिनों से वह उनके वहां से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यानी उसको ऐसा लग रहा था प्रकाश को कि उसकी पत्नी और उसका बेटा यहाँ से हो सकता है गुजरिए, यानी गए हों। जैसे ही जैसे कि उन्हें देखने के लिए वह कमरे से निकल करके बालकनी पर आया आया हो, और उन्हीं को ढूंढती हुई उसकी आंखें मंदिर वाली सड़क पर मुड़ जाती है। यानी इंसान के दिलो दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, जो घूमती रहती हैं, जो ही बातें, और वही चीज़ें, वही बातें, वही मनुष्य उनको हर घड़ी, हर मोड़, हर क्षण नजर आते हैं। यानी उनकी तस्वीर उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो वही स्थिति यहाँ पर प्रकाश की हो रही है। यहाँ तक कि वह दाहिनी आंचल और नीली नेक्कर के रंग भी जैसे उनके पहचाने हुए हों, और कोहरे के विस्तार में वह उन दो रंगों को खोज रहा हो। जैसे उन आकृतियों की बालकनी के नीचे पहुंचने तक उसने उन्हें पहचाना नहीं था, परंतु एक क्षण को सहसा वे आकृतियां इस तरह उनके सामने स्पष्ट हो उठी, यानी वो दोनों आकृतियां सामने आ गई। जैसे जड़ता के क्षण में अवचेतन की गहराई में डूबा हुआ कोई विचार एकाएक चेतना की सतह कौंध गया हो। यानी उसकी दिमाग में चेतना में आ गया हो कि पत्नी और उसके बच्चे उसके सामने खड़े हैं। अभी ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही है मित्रों, यानी आगे चल रही है। फिर ये वापस आएगी ना, तब अपने पूरी कहानी समझ में आएगी। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग। नीली निक्कर वाली आकृति घूम करके पीछे की ओर देख ही रही थी। क्या उसे उसे भी कोहरे में किसी की खोज थी? नीली निक्कर वाली आकृति मतलब उसके बच्चे की, पलाश की। और किसकी? प्रकाश का मन हुआ कि उसे आवाज दे, मगर उसके गले में शब्द नहीं निकले। कोहरे का समुद्र अपनी गंभीरता में खामोश था, मगर उनकी अपनी खामोशी एक ऐसे तूफान की तरफ थी जो हवा न मिलने से अपने अंदर ही घूम करके रह गया हो। नहीं तो क्या वह इतना ही असमर्थ था कि उसके गले में एक शब्द भी न निकल सके? कि अब वो ऐसा थोड़ी था कि अपने बेटे को पुकार नहीं सके, अपने बेटे को आवाज़ नहीं दे सके, परंतु उसका गला है वो रूंध गया था। वह बालकनी से हट करके कमरे में आ जाता है। वहां आते ही अपने अस्त व्यस्त सामान पर नजर पड़ी तो शरीर में निराशा की एक सिरहन दौड़ गई। यानी सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, जो इंसान अकेला रहता है, परिवार के साथ नहीं रहता है, तो उसके कपड़े उपड़े हैं, उसके खाने पीने का सामान है, उसके दैनिक जीवन में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो यूं ही पड़ी रहती हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब मुरझा सा गया था। क्या यही जिंदगी थी जिसके लिए उसने, परंतु उसे लगा कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं है। वो सोचना चाह रहा था अपने दिमाग से, क्या यही ज़िंदगी थी जो अच्छा जीवन जीने के लिए, परंतु सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। तो उसने जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को उठाया और रख दिया, जैसे कि कोई चीज़ ढूंढ रहा हो, उसे मिल नहीं रही हो। अचानक खूंटी पर लटकती हुई पतलून पर नजर पड़ती है किसकी? प्रकाश की। वह पायजामा उतार करके जल्दी से पहन लिया और फिर पल भर खोया सा खड़ा रहा। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है। क्या वह उन दोनों के पीछे जाना चाहता है, या फिर बालकनी पर खड़ा होकर के पहले की तरह उन्हें देखते रहना चाहता है? वो बस उसके दिलो दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अपनी पत्नी और बच्चे की। उसको बार बार वही चीज़ यादें आ रही थी, घूम घूम करके। अचानक उसका हाथ था वो मेज पर रखे हुए ताले पर पड़ गया, तो उसने उसे उठा लिया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसे जीने से उतरने लगा, यानी सीढ़ियों से उतरा। और जीने पर आकर के पता चला कि जूता नहीं पहना है, तो पल भर के लिए वह ठिठक खड़ा हुआ, मगर लौट कर नहीं गया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही पाँव कीचड़ में लथपथ हो गए थे। तो दूर से देखा, वे दोनों आकृतियां घोड़ों के अड्डे के पास में पहुंच चुकी थी। यानी दोनों हाँ वो काफी दूर तक चली गई थी। जल्दी जल्दी चलने लगा। पास से गुजरते हुए घोड़े वाले से उसने कहा कि वह आगे जा करके नीले नेकर वाले बच्चे को रोक ले और उससे कहे
कि कोई उससे मिलने के लिए पीछे आ रहा है, यानी उस बच्चे को रोको और उससे कह दो कि उससे मिलने के लिए कोई आ रहा, मतलब उसका पिता आ रहा है। घोड़े वाला दौड़ता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ जाकर के क्या करता है, प्लास को रोक लेता है। दौड़ता हुआ गया, मगर उन दोनों के पास न रुक करके उसने आगे निकल गया। वहां जाकर के उसने न जाने किसे उसका संदेश दे दिया, यानी किसी और को ही वो बता दिया। जल्दी जल्दी चलते हुए प्रकाश है, उसको लगा था कि जैसे ही वह बहुत ही आहिस्ता चल रहा है, यानी धीरे धीरे चल रहा है, जैसे उसके घुटने जकड़ गए हों और रास्ता है बहुत लंबा हो गया है। उसका मन इस आशंका से बेचैन था कि उसके वहां पहुंचने तक वे लोग घोड़े पर सवार होकर के वहां से चलने दे, यानी उसके हैं वो स्तब्ध हो गया, वो जड़ हो गया एक जगह, ज्यादा तेज नहीं चल सका। जिस दूरी को वह नापना चाहता था वह ज्यों की त्यों ने बरी रहे, मगर ज्यों ज्यों फासला कम हो रहा था उसका कम होना भी उसका कम होना भी उसे अखर रहा था कि वो जल्दी निकट ना आ जाए। क्या वह जानबूझ करके अपने को एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा था और जिससे उसे अपने को बचाना था। इस प्रकार से वो चल रहा था। उन लोगों ने घोड़े नहीं लिए, यानी जो इसका बेटा था प्रकाश का प्लास और उसकी पत्नी थी बिना, उसने घोड़े नहीं लिए। जब वह 3-4 गज दूर गया तो सहसा उसे एकदम रुक गया। तो क्या सचमुच अब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना ही था, यानी ऐसी स्थिति उसके सामने आ गई थी। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें अचानक उसकी तरफ फिर गई, साथ ही उसकी माँ की आंखें थी, कोहरे में अचानक कई कई बिजलियां कौंध गई थी, यानी दोनों की आंखें हैं वो एक दूसरे से मिल गई। प्रकाश 2-1 कदम और आगे बढ़ गया था। बच्चा विस्मित आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपनी माँ के साथ सट गया था, यानी अपनी माँ के पास में चला गया, एकदम बिल्कुल नजदीक सटक करके खड़ा हो गया। प्लास उधर आओ मेरे पास, प्रकाश पुकारता है। प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे ये हर रोज की एक साधारण घटना हो और बच्चा अभी कुछ मिनट पहले उसके पास से ही अपनी माँ के पास गया था, यानी काफी समय से प्रकाश के पास में था पलाश। उसके बच्चे का नाम क्या है, पलाश है, ध्यान रखना। बच्चे की माँ जिस तरफ देखा बच्चे की माँ की तरफ देखा, वह अपनी आंखें हटा करके दूसरी तरफ देख रही थी। बच्चा और भी उसके साथ सट गया और उसकी आंखें विषमय के साथ साथ शरारत से चमक उठी थी, यानी आश्चर्य सा हुआ था। प्रकाश वहां खड़े खड़े उलझन हो रही थी प्रकाश को, कि उसे ऐसा लग रहा था कि खुद चल करके उस दूरी को नापने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था, यानी प्रकाश के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वो खुद स्वयं चल करके अगर पलाश के पास जा सकता था। वह लंबे लंबे डग भरते हुए बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपने बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार किलकिला करके उनके हाथों से छुटाने की चेष्टा की, परंतु दूसरे एक क्षण अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डाल करके वह उनसे लिपट गया, यानी प्रकाश के अपने पिता के लिपट गया। प्रकाश उसे लिए हुए थोड़ा एक तरफ को हट गया था, यानी दोनों बाप बेटे थोड़ी साइड में हो गए। अब आगे देखिए, तूने पापा को पहचाना नहीं था क्या, उसकी मम्मी पूछती है बिना। पहचाना था, यानी तोतली आवाज में बोलता है कि पहचाना था। बच्चा बाहें उनके गले में डाल करके झूमने लगा। तो तू झट से पापा के पास आया क्यों नहीं, यानी उसका पापा पूछता है। ये बातें उसकी मम्मी नहीं पूछ करी, पापा पूछता है कि तू पापा के पास आया क्यों नहीं आया, कह करके बच्चे ने उसे छूम लिया। तू आज यहाँ ही आया है, नहीं कल आया था, कल का मतलब कल आया था मैं, रहेगा या फिर आज ही लौट जाएगा, अब 3-4 दिन यहीं रहूंगा। तो पापा के पास मिलने आया ना, आऊंगा। बच्चा ऐसा ही करता ना, वो कहता है कि आऊंगा। अब क्या होता है कि प्रकाश ने एक बार उसे अच्छी तरह से अपने साथ सटा करके चूम लिया, तो बच्चा चिल्ला करके उसके माथे, आंखें और गालों को जगह जगह चूमने लगा। कैसा बच्चा है, पास खड़े एक कश्मीरी मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा कि किस प्रकार का बच्चा है, अपने पापा से कितना प्रेम है करता है। तुम कहाँ लेते हो, अब बच्चा तोतली आवाज में पूछता है कि तुम कहाँ लेते हो, यानी तुम कहाँ रहते हो। बच्चा बाहें उनके गर्दन में डाले हुए जैसे उसे अच्छी तरह देखने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है। वहां प्रकाश ने दूर अपने कमरे की बालकनी की तरफ इशारा किया। तू कब तक यहाँ आएगा, वो कहता है कि तू कब तक वहां आएगा। प्रकाश है वो अपने बच्चे से पूछता है। अभी ऊपर जाऊंगा, दूध पीऊंगा
उसके बाद तुम्हारे पास आऊँगा। बच्चे ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और उनकी बाहों से निकलने के लिए मचलने लगा, यानी अपने माँ के पास जाने की कोशिश करने लग गया। मैं वहाँ बालकनी में कुर्सी डाल करके बैठा रहूँगा और तेरा इंतज़ार करूँगा। बच्चा बाहों से उतर करके अपनी माँ की तरफ भाग गया और प्रकाश ने पीछे से कहा। क्षण भर के लिए उसकी आंखें बच्चे की माँ से मिल गई थी, यानी अपनी पत्नी से। परंतु दूसरे क्षण दोनों दूसरी तरफ देखने लगे कि दोनों में क्या है, विचार नहीं मिल रहे हैं। पति पत्नी में इनका तलाक हो चुका है, तो दोनों साइड में देखने लगे। बच्चा जाकर के माँ की टांगों से लिपट गया तो वह कोहरे के पार देवदारू की धुंधली रेखाओं को देखती हुई उससे बोली, तुझे दूध पीकर आज खिलनबर्ग नहीं चलना है क्या? कि आज दूध पी करके तुम्हें खिलनबर्ग चलना है? नहीं। बच्चे ने उसकी टांगों के सहारे उछलते हुए सपाट जवाब दिया, मैं दूध पीतल पापा के पास जाऊंगा, कि मैं दूध पीऊंगा परंतु आज खिलनबर्ग नहीं जाकर के पापा के पास जाऊंगा। 3 दिन 3 रातों से आकाश घिरा हुआ था। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया था कि बालकनी से आगे कोई रूप कोई रंग नजर ही नहीं आता था। आकाश की पारदर्शिता पर ऐसे गाढ़ा सफेद पोत दिया गया था कि ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था कोहरा और घना होता जा रहा था, यानी कोहरा वो बहुत घना हो रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए किसी किसी अक्षर महसूस होने लगता था कि जैसे बालकनी पहाड़ियों से घिरे हुए खुले विस्तार में न होकर के अंतरिक्ष में किसी रहस्यमय प्रदेश में बनी हुई है। नीचे और ऊपर केवल आकाश ही आकाश हो और जिसके अतल में बालकनी की सत्ता एक अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र लोक की तरह नजर आ रही थी। यानी ऐसा लग रहा था चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बालकनी है वो आसमान में किसी जगह पर टिकी हुई है। उसकी आंखें इस तरह एकटक सामने की तरह देख रही थी जैसे आकाश में से कोई कोहरे में उसे कोई अर्थ ढूंढना हो, यानी आकाश के कोहरे में कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा हो। अपनी बालकनी के वहाँ के रहस्य को वो जानता हो। हवा से कोहरे के बादल कई कई रूप लेकर के इधर उधर भटक रहे थे, बादल इधर उधर घूम रहे थे, अपनी गहराई में फैलते और सिमटते हुए वे अपनी थाह नहीं पा रहे थे। बीच में कहीं कहीं देवदारों की फुंगियाँ एक हरी लकीर की तरह निकली हुई थी और कोहरे के आकाश पर लिखी गई एक अस्त व्यस्त लिपि जैसी देखते देखते लकीर भी गुम हो जाती थी। कोहरे का हाथ उसे रहने देना नहीं चाहता था। लकीर को मिटाने के लिए स्नायुओं में एक तनाव सा आ रहा था, जैसे किसी भी तरह उस लकीर को मिटाने से बचा लेना चाहते हो। परंतु एक बार लकीर मिट करके बाहर नहीं निकली तो उसने सिर पीछे को डाल दिया और खुद भी कोहरे में कोहरा होकर के पड़ा रहा। अतीत के कोहरे में डूब रहा था प्रकाश। अतीत के कोहरे में कहीं वह एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने पर भी आज तक बीत नहीं सका था। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी। अब कहानी शुरू होती है। अब आपको कहानी समझ में आएगी, कहानी कहाँ से शुरू हुई। यानी बच्चे की क्या हुआ था कि अतीत के कोहरे में 4 बरस बीत गए थे, ऐसे ही दोनों के डिवोर्स के बीच में, पति पत्नी में। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी। उस दिन वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। यानी बच्चे की पहली वर्षगांठ थी ना, वही प्रकाश जो नायक है कहानी का, उसके जीवन की सबसे बड़ी गांठ बन जाती। कैसे बनती है? विवाह के कुछ ही महीनों बाद में पति पत्नी अलग हो गए थे, यानी दोनों के विचार नहीं मिले, पति पत्नी अलग रहने लग गए। विवाह के साथ ही जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका। दोनों अलग अलग जगह काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते, यानी लोग अपने जो आड़ोस पड़ोस की जो नातेदारी रिश्तेदारी होता ना, लोकाचार, उसके नाते साल 6 महीने में एक आध बार वो कोई फंक्शन होता था तो उसमें मिल लेते थे, परंतु किसी को पता नहीं था, मिल लिया करते थे। वह लोकाचार ही इस बच्चे को संसार में ले आया था। वो लोकाचार ही था, इसके कारण ये बच्चा है वो संसार में आ गया। मतलब दोनों साथ रहे कुछ दिन, इसलिए उनके ये पलाश नामक एक बेटा पैदा हो गया। बिना ये समझती थी, यानी प्रकाश की पत्नी, कि इस तरह जानबूझ करके उसे फंसाया गया है। बिना कोई ये गलतफहमी हो गई थी कि मुझे जानबूझ करके फंसाया गया है शादी के झंझट में। और प्रकाश को ये गलतफहमी थी, ये सोचता था कि अनजाने में ही उसने एक ये अपराध हो गया, कि उसने सोचा कि अनजाने में ही ये अपराध हो गया कि बच्चा इस दुनिया में आ गया। मैं तो नहीं चाहता था इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, लेकिन
ये गलती हो गई, बल्कि ये समझती थी कि प्रकाश ने जानबूझ करके मेरे साथ शारीरिक संबंध करके और ये बच्चा है वो पैदा कर दिया। परंतु आगे देखिए कहानी में क्या मोड़ आता है। परंतु एक्चुअल में होता क्या वो देखिएगा। जन्म के क्या है कि जन्म के 5वें छठे रोज बच्चे की हालत सहसा बहुत खराब हो गई। यानी 5-6 दिन बाद में बच्चा है वो बहुत भयंकर बीमार हो गया। बच्चे की हालत खराब हो गई तो वह अपने कमरे में अकेला बैठा बच्चे के आकार को देखता हुआ कहता रहा कहता रहा था कि देख तुझे जीना है। यानी बच्चे को वो समझा रहा था, बच्चे की हालत खराब होगी, लेकिन प्रकाश है वो कहता है देख तुझे जीना है, तू इस तरह नहीं जा सकता, सुन रहा है, तुझे जीना है, हर हालत में जीना है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझेगा। यानी अपने बेटे को वो बातें कर रहा था ऐसे। वो बच्चा तो हालांकि बीमार था, वो कोई बात समझ भी नहीं रहा था, परंतु ऐसा उसका पिता कह रहा था। साल भर से बच्चा माँ के पास ही रह गया और बीच में बच्चे की दादी 6-7 महीने उसके पास रही थी। यानी प्रकाश की माँ है वो 6-7 महीने उनके साथ रही थी, जिसको अपन बोलते हैं ना जापा वगैरह, उस समय की बात है। पहली वर्षगांठ पर बीना ने लिखा था कि बच्चे को लेकर के अपने पिता के यहाँ लखनऊ जा रही हूँ। कहाँ पर हुई थी पहली वर्षगांठ की पार्टी? लखनऊ में। वहीं पर बच्चे को जन्मदिन की पार्टी अपने करेंगे। तो प्रकाश ने उसे तार दिया था कि वह भी उस दिन लखनऊ आएगा और अपने एक मित्र के यहाँ पर हजरतगंज में ठहरेगा। अच्छा होगा कि पार्टी वहीं पर की जाए। लखनऊ के कुछ मित्रों को भी उसने सूचित कर दिया था कि मेरे बेटे की ऐसे ऐसे जन्मदिन की कोई पार्टी है। सूचित कर दिया कि उसके बच्चे की वर्षगांठ के अवसर पर उसके साथ चाय पीने के लिए वहां पर आए। और वो ये जो प्रकाश है वो सोचता था कि मैं जहाँ पर रुकूं वहाँ पर पार्टी हो, जबकि बिना है उसने अपने पापा के घर में पार्टी रख दी। उसने सोचा कि बिना उसे स्टेशन पे मिल जाएगी, कि मुझे लेने आएगी, पिकअप करने आएगी, परंतु वह नहीं मिली। हजरतगंज पहुँच कर के नहा धो चुकने के बाद में उसने बीना के पास संदेश भेजा कि वह वहाँ पहुँच गया है, कुछ लोग 5:30-6 बजे तक चाय पर यहाँ पर आएंगे और इसलिए वह उस समय तक बच्चे को लेकर के अवश्य मतलब हजरतगंज में पहुंच जाए, ताकि चाय पे आए हुए मित्रों को इस बात का अंदेशा ना हो। दूसरी बार संदेशा भेजने पर पता चला कि वहां पर लोगों की पार्टी चल रही है। बीना ने कहलवा भेजा कि बच्चा 8 बजे तक खाली नहीं होगा। यानी काफ़ी बड़ी पार्टी है, बच्चा तो 8 बजे तक है वो खाली नहीं होगा, मतलब पार्टी से लोग जाएंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। इसलिए वह उस समय उसे लेकर के नहीं आ सकती है। प्रकाश अपने मित्रों को चाय पिलाकर विदा कर दिया था। प्रकाश ने अपने मित्रों को भेज दिया। बच्चे के लिए खरीदे हुए उपहार बिना के पिता के यहाँ पर भेज दिए गए। साथ ही एक संदेश भी भेज दिया गया कि बच्चा जब भी खाली हो थोड़ी देर के लिए उसके पास में आ जाए, यानी अपने पिता के पास में बच्चे को लाया जाए, भिजवा दिया जाए। परंतु 8 के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे पर बिना न तो बच्चे को लेकर के आई, न ही उसने किसी को और के साथ में बच्चे को भेजा था। प्रकाश रात भर सोया नहीं, परेशान हो गया। उसके दिमाग में जैसे कोई छेनी से छीलता हो, ऐसे उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे। सुबह उसने फिर बीना के पास में संदेश भेजा और इस बार बिना बच्चे को लेकर के आ गई और उसने बताया कि रात को पार्टी देर रात तक चलती रही, इसलिए उसका आना संभव नहीं हुआ। अगर वास्तव में उसने बच्चे से प्यार था, बिना आरोप लगाती है कि तुम्हें अगर बच्चे से प्यार था तो उसका कर्तव्य यह था कि वह अपना उपहार लेकर के खुद पार्टी में आ जाए। अब यहाँ पर देखो विचारों की टकराहट होती है, बिना उल्टा आरोप लगा देती है। उस दिन सुबह से आरंभ हुई बात आधी रात तक चलती रही। प्रकाश बार बार कहता रहा, बिना मैं इस बच्चे का पिता हूँ, पिता होने के नाते मुझे यह अधिकार है कि मैं बच्चे को अपने पास बुला सकूं, कि मैं इसका बाप हूँ, समझने की कोशिश करो। परंतु उक्खड़ औरत है वो बात समझने को तैयार नहीं थी। परंतु बिना का एक उत्तर यह था कि आपके पास पिता का दिल होता तो क्या आप पार्टी में ना आते? आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि वह एक आकस्मिक घटना है कि आप इसके पिता हैं, कि ये एक अकस्मात ही हो गया, वरना तो आप इसके पिता होने ही नहीं चाहिए थे। अब दोनों में वापस विचारों में टकराहट शुरू हो जाती है। बिना क्या कहती है सुनिए। वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता गया। तुम बताओ, तुम चाहती क्या हो? कुछ भी नहीं, मैं आपसे क्या चाहूंगी? बिना कहती मैं कुछ नहीं चाहती आपसे। तुमने सोचा है कि बच्चे के भविष्य का क्या होगा? जब हम अपने ही भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते तो इसके भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? बीना ने खतरनाक जवाब दे दिया। क्या तुम ये पसंद करोगी
कि बच्चे को मुझे सौंप दो और खुद स्वतंत्र हो जाऊं, बच्चे को आपको सौंप दूं। अब इतना ये बात जब औरत को कह दिया जाए तो औरत के तन बदन में आग लग जाती है और वो आगे लग गई बिना के। बिना क्या कहती है, बच्चे को आपको सौंप दूं। बिना के शोर में वितृष्णा गहरी हो गई। इतनी मूर्ख नहीं हूं मैं कि इतनी पागल नहीं हूं, मैं केयर कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो बेटा मेरे पास ही रहेगा। ऐसी लड़ाई होती है परिवार में, देख लेना चाहिए। अब आगे क्या होता है, तो क्या तुम यही चाहती हो कि इसका निर्णय करने के लिए अदालत में जाया जाए, कि इसका निर्णय करने के लिए अपन कोर्ट में चले? आगे बिना कहती है कि मैं, आप अदालत में जाना चाहो तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, जरूरत होने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं इसकी माँ हूं, मैंने 9 महीने कोख में इसको पाला है। बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है, समझाती है। कई दिन कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा। जहाँ उसे दोनों नहीं मिल सकते, जहाँ उसे दोनों नहीं मिल सकते हों वहाँ उसे माँ तो मिलनी चाहिए। यानी बच्चे को दोनों ही नहीं मिले, इससे अच्छा तो कम से कम माँ तो मिल रही है। अच्छा है, तुम बच्चे की बात भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। मगर अब वो स्वतंत्र कर देता है प्रकाश बिना को। मगर फिजूल की हुज्जत में कुछ नहीं रखा है। बच बच्चे मच्चे तो होते ही रहते हैं, तुम संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लो तो घर में बच्चे हो जाएंगे। समझ लेना कि इस एक बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, यानी तुम दूसरी शादी कर लो और समझ लो कि इस बच्चे के साथ में कोई ऐसी अनहोनी यानी ऐसी घटना घट गई है। सोचने सोचने में दिन सप्ताह महीने निकल गए। क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटा करके नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? क्या सचमुच जिंदगी के कुछ वर्षों में को एक दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न किया जा सकता है? बहुत से इंसान हैं जिनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी दोहरे से दोराहे से गलत दिशा की ओर भटक जाती है, यानी जिंदगी है वो दूसरी दिशा की ओर चली जाती है। कोई बात नहीं है, क्या यही उचित है कि इंसान उस रास्ते को बदल करके अपनी गलती सुधार ले? आखिर इंसान के जीने के लिए एक ही तो जिंदगी है, यानी आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही तो जीवन मिलता है, वही प्रयोग के लिए, वही जीने के लिए। तो क्या इंसान एक प्रयोग को, असफलता को जीवन की असफलता मान ले? यह कथन किसके हैं? यह कथन प्रकाश के हैं, मतलब कहानी के नायक के। अब क्या होता है, देखो कोर्ट से ले जाते हैं दोनों पति पत्नी। कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा हो नीचे गिर गया। हाय चिड़िया मर गई, किसी ने कहा। नहीं मरी नहीं, जिंदा है, कोई बोल रहा है। चिड़िया नहीं, चिड़िया का बच्चा है, किसी तीसरे ने कहा। नहीं चिड़िया है, नहीं चिड़िया का बच्चा है। ऐसी बातें हो रही थी कोर्ट में। उसे उठा करके बाहर हवा में छोड़ दो, नहीं यहीं पर पड़ा रहने दो, बारिश से कोई बिल्ली खा जाएगी। ये यहाँ आया किस तरह, जाने किस तरह रोशनदान के रास्ते से आया होगा, बेचारा किसी तरफ रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट ही नहीं दिया, काट दिया होता तो अच्छा होता। इस तरह बेचारा क्या जिएगा। तब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लोग अब चिड़िया के बारे में बात कर रहे थे, इधर ये तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हो रहे थे। बच्चा उस समय कोर्ट के अहाते में कौओं के पीछे भागता हुआ किलकारियां मार रहा था। वहां पर धूल उड़ रही थी, चारों तरफ मटियाली सी धूप फैली हुई थी। 2.5 साल गुजर जाते हैं कि प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया था। उसने निश्चय नहीं कर पा रहा था प्रकाश कि मैं दूसरी शादी करूं या ना करूं। उस अरसे में बच्चा 3 बार उसे मिलने आया। वह नौकर के साथ आता, दिन भर रह करके अंधेरा होने तक वापस अपनी माँ के पास लौट जाता। पहली बार जब उसे शर्माता था, मगर बाद में, यानी पहले पहले मिलने आता तो थोड़ा शर्म, थोड़ी हिचक, थोड़ी हया महसूस करता था बच्चा। लेकिन बाद में वह हिल मिल गया था, प्रकाश के साथ में खेलने लग गया था। फिर क्या कहता है कि आइसक्रीम खिलाता है। प्रकाश उसे क्या खिलाता है? आइसक्रीम खिलाता है, खिलौने ले देता है। बच्चा जाने के समय हट करता है, अब नहीं जाऊंगा, दूध पीतल जाऊंगा, खाना खातल जाऊंगा। ऐसे मतलब बच्चा है वो जिद करता है, क्योंकि बच्चे को आइसक्रीम खिलौने वगैरह दिलाता है तो वो इंसान उसको अच्छा लगता है। जब बच्चा इस तरह की बात करता था तो उसके अंदर सहसा कोई चीज सुलग उठती थी, यानी अपने बेटे की याद बहुत बुरी आती थी प्रकाश को। उसका मन होता था कि नौकर को झड़क करके वापस भेज दूं, बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। और जब नौकर बच्चे से कहता कि बाबा चलो अब देर हो रही है, तो प्रकाश का शरीर हताश आवेश में कांपने लगता और बहुत
कठिनता से वह अपने को संभाल पाता। आखिर बार बच्चा रात के 9 बजे तक उसके पास रहा था, तो एक अपरिचित व्यक्ति उसे लेने के लिए आया था। कोई अपरिचित व्यक्ति है वो बच्चे को लेने के लिए आता है। बच्चा उसमें उसकी गोद में बैठा हुआ खाना खा रहा था, यानी अपने पिता की गोद में, प्रकाश की गोद में बैठा हुआ खाना खा रहा था। देखिए, अब बच्चे को भेज दीजिए, इसे बहुत देर हो गई है, अजनबी ने आकर के कहा प्रकाश से। आप देख रहे हैं बच्चा खाना खा रहा है, उसका मन हुआ तो मुक्का मार करके आदमी के दांत तोड़ दूं। प्रकाश को बहुत गुस्सा आया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि बच्चे को छोड़ दो। हाँ हाँ, आप खाना खिला दीजिएगा, अजनबी ने उदारता के साथ में कहा। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। गुस्से के मारे प्रकाश के हाथ इस तरह कांपने लगे कि उसके लिए बच्चे को खाना खिलाना असंभव हो गया। यानी गुस्सा आता ना इंसान को, और जिसके बीपी होता है उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं गुस्से में। वही स्थिति प्रकाश की हुई। जब नौकर को बच्चे को लेकर नौकर चला गया तो उसने देखा कि बच्चे की टोपी वहीं पर रह गई। वह टोपी लिए हुए भाग करके नीचे पहुंचा तो देखा कि नौकर और अजनबी के अलावा बच्चे के साथ कोई और भी है। वो कौन थी? उसकी माँ, मतलब बीना। वे लोग 40-50 गज आगे पहुंच के उसने नौकर को आवाज़ दी तो चारों ने मुड़ करके एक साथ तरफ देखा और नौकर टोपी लेने के लिए लौट आया और शेष तीनों आगे निकल गए। यानी अजनबी, बच्चा और उसकी माँ, तीनों। उस रात वह दोस्त की छाती पर सिर रख करके देर तक सोता रहा। नए सिरे से कहानी शुरू होती है कि नए सिरे से फिर वही सवाल मन में उठने लगा, क्यों वह अपने को इस अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेता। यदि बसा हुआ घर बार अगर बसा हुआ घर बार हो तो अपने आसपास बच्चे की चहल पहल हो, इस चहल पहल में वह इस दुख को भूल नहीं जाएगा। और उसने अपने को बच्चे से इसलिए अलग किया था कि अपने जीवन में एक नया मोड़ दे सके। फिर वह इस तरह अकेली जिंदगी की यंत्रणा किस लिए सह रहा है, यानी अपने दिमाग में बातें कर रहा है, विचार कर रहा है। परंतु नए सिरे से जीवन आरंभ करने की कल्पना में सदा एक आशंका मिली रहती है। वह उस आशंका में जितना भी लड़ता है वह उतनी और प्रबल हो उठती है। जब एक प्रयोग सफल नहीं हुआ तो यह कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा प्रयोग है वो सफल होगा। उसके दिमाग में और ही बातें चल रही हैं। अब क्या हुआ कि वह पहले की भूल को दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आशंका ने उसे बहुत बहुत ही सतर्क कर दिया था। वह जिस लड़की को अपनी भावी पत्नी के रूप में देखता, उसी के चेहरे में उसने अपने पहले जीवन, जो लाइफ पार्टनर था, जीवन साथी था, उसकी छाया नजर आने लगती। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ सोच नहीं पा रहा था, फिर भी उसे लगता था कि वह एक ऐसी लड़की के साथ जीवन बिता सकता है जो हर दृष्टि से बिना से विपरीत हो, यानी बिना के विपरीत होगी तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। बिना में बहुत अहंकार है, उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान है और वह समझती है कि किसी भी परिस्थिति का वह अकेली रह कर के मुकाबला कर सकती है। शारीरिक दृष्टि से भी बिना काफ़ी लंबी, ऊंची और उस पर भारी पड़ती है, यानी हट्टी कट्टी है। और बातचीत भी खुले मर्दाना ढंग से करती है, यानी हिचकिचाहट नहीं है उसके मन में, सीधा भड़ाक से मुंह पर बोल देती है। वह अब एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर तरह से, मतलब प्रकाश पर निर्भर करे और उसकी कमजोरियों एक पुरुष के आश्रय की अपेक्षाएं रखती हैं। यानी एक घरेलू साधारण सी लड़की होनी चाहिए, तब तो मामला बैठ सकता है, वरना तो नहीं बैठेगा। और कुछ ऐसी ही लड़की थी निर्मला। अब बहुत कहानी में एक भयंकर मोड़ आएगा और ऐसा मोड़ आएगा कि प्रकाश की जिंदगी ही उथल पुथल हो जाएगी, यानी मोहन राकेश जी की जिंदगी। तो देखो, निर्मला आती है और उसने एक घनिष्ठ मित्र कृष्ण जुनेजा हुआ करता है, उसकी बहन थी ये निर्मला। उसने दो एक बार उसी लड़की को देखा था, निर्मला को। बहुत सीधी सादी मासूम सी लड़की थी। बात करते हुए उसकी आंखें नीची झुकी रहती थी। साधारण पढ़ी लिखी थी और बहुत साधारण ढंग से रहती थी और उसे देखकर अनायास मन में सहानुभूति उमड़ पड़ती। यानी ऐसी लड़की कोई भी मर्द देखेगा तो उसके मन में उसके प्रति दया भावना या सहानुभूति उमड़ आएगी। वही प्रकाश के मन में आई थी। वो कोई 26-27 वर्ष की थी। परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है ये। कितने वर्ष की थी? 26-27 वर्ष की होकर के भी देखने में 18-19 वर्ष की ज़्यादा नहीं लगती थी। यानी लड़कियों में ये तो आनुवांशिकता ही होती है, मतलब वंशानुक्रम होता है कि लड़की कम से कम 40 की होगी तो वो लगेगी 20-25 की। तो ये 26-27 की थी तो 18-19 की लगती थी। वह जुनेजा के घर की कठिनाइयों को भी जानता था।
प्रकाश। और उन कठिनाइयों के कारण ही शायद इतनी उम्र तक उस लड़की का विवाह नहीं हो सका है। और उसके साथ निर्मला के विवाह की बात चलाई गई तो उसके मन में किसी कोने में सोया हुआ पुलक सहज जाग उठा। यानी कृष्ण जुनेजा ने कहा कि यार मेरी एक सिस्टर है, तू शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लड़की है। तो थोड़ी सी खुशी महसूस हुई प्रकाश को, और उसने सचमुच लगा जैसे उसका खोया हुआ जीवन उसे वापस मिल रहा हो, और जैसे अंदर की एक टूटी हुई कल्पना फिर से आकार ग्रहण कर रही हो। हवा और आकाश में से आकाश में उसे एक और आकर्षण लगने लगा। रास्ते में बिकती हुई फूलों की बेनियां पहले से ही सुगंधित प्रतीत होने लगी। निर्मला ब्याह कर उसके घर आई भी नहीं कि एक शाम को लौटते हुए उसने उसके लिए बेनियां खरीद कर घर लाने लगा था। यानी वो घर आई नहीं और उससे पहले वो अपने घर को सजाने लग गया था प्रकाश। उसके नए नए सपने देखने लग गया था, अपने मन में नए नए सपने संजोने लग गया था। तो वो खरीद कर लाने लगा। अपना पहले का घर था वो इतना छोटा लगने लगा, इसलिए उसने एक बड़ा घर ले लिया था और उसे सजाने के लिए नया नया सामान खरीद कर लाया था। पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए कर्ज लेकर के भी उसने निर्मला के लिए न जाने क्या कुछ बना डाला था। यानी निर्मला के लिए बहुत सी वस्तुएं खरीद डाली। अब देखो, निर्मला हंसती हुई उसके घर आई थी और हंसती ही रही थी। हंसती हुई आई यानी ये मेंटली डिस्टर्ब है, यानी पागलपन का दौरा है इस लड़की के, इसलिए वो हंसती हुई आई और हंसती रही थी इसके घर में। परंतु ये प्रकाश है वो पूरे जीवन भर रोता ही रहा था। पहले तो कुछ दिन वह समझ ही नहीं सका कि वह हंसी क्या है। निर्मला जब कभी बिना ही बांध के हंसना शुरू कर देती तो देर तक हंसती रहती। वह अवाक होकर के उसे देखता रहता। 3-3 4-4 साल के बच्चे भी उस तरह आकस्मिक ढंग से नहीं हंस सकते जैसे वह हंसती थी। यानी छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हंसते, वैसे वह जोर जोर से हंसती थी। कोई व्यक्ति उसके सामने गिर जाता था, कोई चीज़ उसके हाथ से गिरकर टूट जाती थी तो उसके लिए वह हंसी को रोकना असंभव हो जाता था। यानी कोई चीज़ गिर गिर के टूट गई तो भी वो बहुत बुरी तरह से हंसती थी, क्योंकि पागल थी, बेचारी को पता ही नहीं था। लगातार 10-10 मिनट तक वह हंसती और बेहाल हो जाती थी। वह उसे समझाने की चेष्टा करता कि ऐसी बातों पर नहीं हंसा जाता, तो निर्मला को और हंसी छूटती थी और वह उसे डांट देता तो वह उसी तरह आकस्मिक ढंग से बिस्तर पर लेट करके हाथ पैर पटकती हुई रोने लगती, चिल्ला चिल्ला करके अपनी मरी हुई माँ को पुकारने लगती और अंत में बाल बिखर के देवी का रूप धारण करके घर भर में श्राप देने भी लग जाती थी। इतनी बुरी स्थिति हो जाती थी। अभी अभी कभी अपने कपड़े फाड़ करके इधर उधर छिपा देती थी और गहने जूतों के अंदर संभाल देती थी, और कभी अपनी बाह पर फोड़े की कल्पना करके वह 2-2 दिन उसे दर्द से कहराती रहती और फिर से ऐसा स्वस्थ होकर के कपड़े धोने लग जाती। सुबह से शाम तक कपड़े ही धोती रहती, क्योंकि पागल आदमी उसके सनक चढ़ जाती, वो वही काम करता है और वही वो करती जाती थी। प्रकाश की स्थिति समझ में नहीं आ रही थी, हो क्या रहा है उसके साथ में। जब मन शांत होता तो मुंह गोल के हुए अंगूठा चूसने लग जाती। उठते और बैठते, खाते पीते आकाश के सामने निर्मला ने तरह तरह के रूप आते रहते और उसका मन एक अंधे कुएं में गिरने लगता है। यानी वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था प्रकाश। रास्ते पर चलते हुए उसने चारों तरफ एक शून्य सा घिर जाता था और वह कई बार भौचक्का सा सड़क के किनारे खड़ा होकर के सोचने लगता कि वह घर से क्यों आया है। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर से बाहर क्यों आया है और कहाँ जा रहा है। उसका किसी से भी मिलने और कहीं से भी आने जाने को मन नहीं होता था। उसका मन जिस शून्य में भटकता रहता था उसमें कई बार उसे एक बच्चे की किलकारियां सुनाई देने लगती और वह बिल्कुल जड़ होकर के देर देर तक एक ही जगह पर खड़ा हो बैठ या फिर बैठा रहता था या खड़ा हो जाता था। एक बार चलते चलते खंबे से टकरा कर वह नाली में गिर गया और एक बार बस पर चढ़ने की कोशिश करने से वह नीचे गिर जाने पर उसके कपड़े हैं वो भी फट गए और वह इसे बेखबर दूसरी ओर चला जाता था। यानी उसको प्रकाश की भी हालत पागल जैसी हो गई और वह बस में चढ़ करके आगे चल दिया था। और उसे पता तो तब चला जब किसी ने रास्ते में उसे कहा कि जेंटलमैन, तुम्हें क्या घर जाकर कपड़े बदल नहीं लेने चाहिए, यानी तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, घर जाकर के क्यों ना कपड़े बदल लो। उसे लगता था जैसे वह जी नहीं रहा है, सिर्फ अंदर अंदर घुट रहा है। क्या यही वह जिंदगी है जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक अपने से संघर्ष किया था? क्या वही वो जिंदगी है? उसे क्रोध आता कि जुनेजा ने उसके साथ इस तरह का विश्वासघात क्यों किया।
उस लड़की को किसी मानसिक चिकित्सालय में भेजने की जगह उसका ब्याह क्यों कर दिया। उसने जुनेजा को इस संबंध में पत्र लिखे, परंतु उस ओर से कोई उत्तर नहीं आया, यानी जुनेजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद पीछा छुड़ाना चाहते थे। उसने जुनेजा को बुलावा भेजा, वह भी नहीं आया। वह स्वयं जुनेजा से मिलने के लिए गया तो उसे ये जवाब मिला कि निर्मला अब उसकी पत्नी है, निर्मला के मायके के लोगों का उसके मामले में अब कोई दखल नहीं है। अब साफ साफ कह दिया कि भैया तू जाने, निर्मला जाने, तुम्हारा राम जाने, तुम्हारा काम जाने, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, कैसे भी रहो, आप दोनों पति पत्नी हो। फंस गया बेचारा। अब निर्मला घर में उसी तरह हंसती और रोती रही थी, क्योंकि निर्मला तो पागल थी। तुम मेरे भाई के पास क्या पूछने गए थे। देखो इसको गुस्सा आ गया। बाल बिखेर करके देवी का रूप धारण किए हुए कहती, तुम बीना की तरह मुझे भी तलाक देना चाहते हो, कि तुमने पहली पत्नी बीना को तलाक दिया था ना, वैसे मुझे भी छोड़ना चाहते हो, किसी तीसरी को घर में लाना चाहते हो। मगर मैं बीना नहीं हूँ, मैं सती नारी हूँ, मैं सती नारी हूँ। तुम मुझे छोड़ने की बात भी मन में लाओगे तो मैं इस घर को जला करके भस्म कर दूंगी, क्योंकि पागल होता वो ऐसी बात करता है। और सारे शहर में भूचाल ले आऊंगी, लाऊं भूचाल। वह बाहें फैला करके कहने लगती, आ भूचाल, आ भूचाल, मैं सती नारी हूँ, तो इस घर की ईंटों से ईंट बजा दे, आ ऐसे जोर जोर से करती। और बेचारे प्रकाश की तो ऐसी की तैसी कर दी पूरी जिंदगी की। और उसे शांत करने की चेष्टा करता था प्रकाश, तो वह कहती, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ, मैं सती हूँ, मैं देव हूँ, साध्वी हूँ। तुम मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहते हो, मुझे खराब करना चाहते हो। मेरा तुमसे ब्याह कब हुआ है, मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ और छोटी सी मासूम बच्ची हूँ। संसार का कोई भी पुरुष मुझे छू नहीं सकता है। मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ और मुझे कोई छू कर देखे तो सही। अब बोलो, ऐसी स्थिति होगी तो इंसान की जिंदगी क्या होगी, होगी ना बर्बाद। ये हालत हो गई। और बाल बिखेर करके वह इसी तरह बोलती। कभी वह घर की छत पर पहुंच जाती तो कभी बाहर निकल करके घर के आसपास चक्कर काटने लगती। प्रकाश ने दो एक बार होठों पर हाथ रख करके उसे मुंह बंद कर देना चाहा था, तो वह जोर से चिल्ला उठी, तुम मेरा मुंह बंद कर देना चाहते हो, मेरा गला घोंटना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं साक्षात देवी हूँ और मेरे चारों भाई चारों के चारों शेर हैं, वह तुम्हें नोच नोच करके खा जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है निर्मला के कितने भाई थे, चार भाई। तुम्हें पता है उसकी, उन्हें अगर पता चला कि उनकी बहन देवी का स्वरूप है तो कोई मेरा बुरा चाहेगा तो उसे वह उठा करके ले जाएंगे और काल कोठरी में बंद कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने अभी अभी नई कार ली है, मैं उसे चिट्ठी लिख दूं तो वह अभी कार लेकर के आ जाएगा और हाथ पैर बांध करके तुम्हें कार में डाल ले जाएगा। 6 महीने बंद रखेगा फिर छोड़ेगा। तुम्हें पता नहीं वे चारों के चारों शेर हैं, कितने जालिम हैं, वे राक्षस हैं, राक्षस। आदमी की बोटी बोटी काट देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। मगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, मैं सती नारी हूँ, इसलिए मैं सत्य से ही अपनी रक्षा करूंगी। इस प्रकार का प्रवचन देती थी, बेचारी की जिंदगी खराब कर दी। सब प्रयत्नों से हार करके प्रकाश थका हुआ सा अपने पढ़ने के कमरे में बंद होकर पड़ जाता और आधी रात तक वह साथ के कमरे में इसी तरह बोलती रहती थी। और फिर बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती और थोड़ी देर बाद में दरवाज़ा खटखटाने लगती। क्या बात है, वह कहता है, और इस कमरे में मेरी सांसें रुक रही हैं। निर्मला उत्तर देती है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। कि दरवाज़ा खोलो, मुझे तो अभी अस्पताल जाना है, वरना तो मैं क्या हो जाऊंगी, मरी जाऊंगी। तो बेचारा परेशान होकर के आगे क्या करता है देखिए। इस समय जाओ, इस समय कहता है कि तुम सो जाओ। वह कहता है सुबह तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ पर ले चलूँगा। मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है, और वह ज़ोर ज़ोर से धक्के दे करके दरवाज़ा तोड़ने लगती है। अब तो भी खतरनाक ही सती नारी थी वो तो। प्रकाश दरवाज़ा बेचारा खोल देता है परेशान होकर के। वह हंसती हुई उसके सामने आ जाती है। तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है, प्रकाश पूछता है। तुम्हें लगता है मैं हंस रही हूँ। वह और भी ज़ोर से हंसने लगती है। हंसी नहीं है, रोना है, रोना। पूरी पागल है ये तो। तुम अस्पताल चलना चाहती हो, क्यों? अभी तो तुम कह रही थी। मैं अस्पताल चलने के लिए कहाँ कह रही थी, मैं तो कह रही थी कि मुझे उस कमरे में डर लगता है, मैं यहाँ तुम्हारे पास सोऊंगी। देखो निर्मला, इसमें मेरा मन ठीक नहीं है, तुम थोड़ी देर में चाहे मेरे पास आ जाना, मगर इसमें थोड़ी देर के लिए मतलब मुझे एकांत में छोड़ दो। मैं कहती हूँ मैं अकेली हूँ, उस कमरे में नहीं सो सकती। मेरी जैसी मासूम बच्ची कभी भी अकेली सो सकती है क्या? तुम मासूम बच्ची हो निर्मला, तो तुम्हें मैं बड़ी नज़र आती हूँ। अब बेचारे पे आरोप लगा रही है। एक छोटी सी बच्ची को बड़ी कहते हुए तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता है, इसलिए कि तुम मुझे
अपने पास सुलाना नहीं चाहते हो, मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और तुम्हें मुझे अपने साथ सुलाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जबरदस्ती कर ली प्रकाश के साथ में। मैं विधवा हूँ जो कि अकेली सोऊंगी, मैं सुहागिन नारी हूँ, और सुहागिन नारी कभी भी अकेली सोती है क्या? मैं भांवरे लेकर के तुम्हारे घर पे आऊँ, भांवरे का मतलब फेरे होते हैं, तुम्हारे घर आई हूँ, ऐसे ही उठाकर नहीं लाई गई हूँ, देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे इस कमरे में बेचते हो, और प्रकाश है, प्रकाश के पास लेट करके उसे लिपट जाती है। अब देखो कैसी कैसी स्थिति पैदा कर देती है प्रकाश के सामने। कुछ देर बाद में उसे स्नायु शांत हो जाते हैं, यानी स्नायु मतलब उसके संवेग शांत हो चुके होते हैं, तो वह लगातार उसे चूमती हुई कहती है, मेरा सुहाग, मेरा चांद, मेरा राजा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं रख सकती हूँ, तुम मेरे साथ 136 वर्ष की उम्र तक जियोगी। अब देख लो कितनी उम्र तक, 136 वर्ष की, इतनी कोई जी सकता है, परंतु जियोगी। यह है वर मिला हुआ है कि मैं 136 वर्ष की उम्र तक सुहागिन रहूंगी, और जिसकी भी मुझसे शादी होती है वह भी 136 वर्ष की उम्र तक जीता है। तुम देख लेना मेरी बात सच्ची निकलेगी, सच्ची निकलती है या नहीं है। मैं सती नारी हूँ, और सती नारी के मुंह से निकली हुई बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। तुम सुबह मेरे साथ अस्पताल चलोगी? प्रकाश ने कहा। क्यों, मुझे क्या हुआ है जो मैं अस्पताल जाऊंगी? मुझे तो आज तक सिर दर्द भी नहीं हुआ है, मैं अस्पताल क्यों जाऊंगी? अब बेचारे को परेशान कर दिया कि मैं अस्पताल क्यों जाऊंगी, जाओ तुम्हारी माई बाप। एक दिन क्या हुआ कि प्रकाश उसके लिए कई तरह की किताबें खरीद लाया, और उसने सोचा कि शायद पढ़ने से निर्मला के मन में कोई एक नई दिशा मिल जाए, और वह धीरे धीरे अपने मन को अंधेरे से बाहर निकालने लगे। मगर निर्मला ने उन किताबों को देखा और मुंह बिचका करके एक तरफ हटा दिया। ये किताबें तो मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए लाया हूँ, प्रकाश कहता है। पढ़ने के लिए? निर्मला आश्चर्य के साथ बोली, मैं तो इन किताबों को पढ़कर क्या करूंगी? मैंने तो मार्क्सवाद, मनोविज्ञान और सभी कुछ तो 14 साल की उम्र में पढ़ लिया था। अब इतनी बड़ी होकर के मैं ये किताबें पढ़ने लगूंगी? और उनके पास से उठ करके अंगूठा चूसती हुई दूसरे कमरे में चली गई, यानी उस कमरे से बाहर चली जाती है कि मैं ये किताबें नहीं पढ़ूंगी, मैंने तो 14 साल की उम्र में मार्क्सवाद और मनोविज्ञान पढ़ डाली थी। अब देखो अजीबोगरीब स्थिति पैदा होगी बेचारे के सामने फिर। अब देखिएगा पापा, अब वापस कहानी है वो फ्लैशबैक में चली जाती है। कोहरे के बादल में भटका हुआ मन सहसा बालकनी पर लौट आया था। किलनबर्ग को जाने वाली सड़क पर बहुत से लोग घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। एक धुंधले चित्र की बुझी हुई आकृतियों से जैसे वैसे ही बुझी हुई आकृतियां क्लब के बाजार की तरफ आ रही थी, और बाईं ओर से बर्फ की ढकी हुई पहाड़ी की एक चोटी कोहरे से बाहर निकल आई थी, और जाने किधर से आती हुई सूर्य की किरण उसे दीप्त कर रही थी, यानी चमका रही थी। कोहरे के भटके हुए कुछ पक्षी उड़ते हुए उस चोटी के सामने आ गए, तो सहसा उसके पंख सुनहरे हो उठे, मगर अगले ही क्षण वे फिर से धुंधले में खो जाते हैं। प्रकाश कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और झुंझला करके नीचे सड़क की तरफ देखने लगा, तो क्या वह आवाज पलाश की नहीं थी, परंतु सड़क पर दूर दूर तक ऐसी कोई आकृति नहीं दिखाई दे रही थी जिसे उसकी आंखें उस बच्चे के रूप में पहचान सकें। आंखें आंखों में टूरिस्ट होटल के गेट तक जाकर के वह लौट आया, और गले पर हाथ रख करके जैसी निराशा की चुभन को रोके हुए फिर वह कुर्सी पर बैठ गया था। 10 के बाद 11, 12 और फिर 1 बज गया था, और बच्चा नहीं आया था। क्या बच्चे के पहले जन्मदिन की घटना आज भी दोहराई जानी थी? और मुट्ठियां बंद किए हुए वह उन पर माथा रख करके बालकनी की तरफ झुक गया था। फिर एक आवाज आती है, पापा। उसने चौंक करके सिर उठाया, और वही कोहरा और वही धुंधली सुनसान सड़क, दूर घोड़ों की टापों की धीमी चाल से उस तरफ को आता हुआ एक कश्मीरी मजदूर। क्या वह आवाज उसे अपने कानों के पर्दों के अंदर से ही सुनाई दे रही थी, यानी उसको लग रहा था कि जैसे कोई प्रतिध्वनि आई हो। तभी उन पर्दों के अंदर दो नन्हे पैरों की आवाज भी गूंज गई थी, और उनकी बाहों के बहुत पास थी। बच्चे का स्वर किलक उठा, पापा, और साथ ही दो नन्ही नन्ही बाहें उसके गले में लिपट गई, और बच्चे ने झुंडूले बाल जो थे वो होठों से छू गए, यानी घुंघराले उसके बाल थे बच्चे के। प्रकाश ने एक बार बच्चे के शरीर को सिर से पैर तक छू करके देख लिया, और देख लिया कि यह आकार भी उनकी कल्पना का स्वप्न तो नहीं है, कि वास्तव में बच्चा आया है या फिर मैं स्वप्न देख रहा हूँ। विश्वास हो जाने के बाद बच्चा सचमुच उसकी गोदी में है, और उसने उसके माथे और आंखों को क्या हुआ बस करके चूम लिया था।
मैं तो जाऊं प्लास। एक भूली हुई मगर अपरिचित आवाज ने प्रकाश को चौंका दिया। वो आवाज बीना की थी कि मैं तो जा रही हूं प्लास। उसने घूम करके पीछे देखा। कमरे के दरवाजे के बाहर बिना दाईं और न जाने किस चीज में आंखें गड़ाई खड़ी थी। आप आइए आप, कहता हुआ बच्चे को बाहों में लिए हुए प्रकाश अस्वस्थता खुशी से खड़ा हो गया था। नहीं, मैं जा रही हूँ। बिना है। उसने फिर से उस तरफ नहीं देखा। मुझे इतना बता दीजिए कि बच्चा कब तक लौट कर आएगा। आप जब कहें तभी भेज देंगे। प्रकाश बालकनी की दहलीज को लांग करके कमरे में आ जाता है। 4 बजे से दूध पीना होता है, तो 4 बजे तक मैं इसे वहाँ पहुँचा दूंगा, प्रकाश कहता है। और इसने हल्का स्वेटर ही पहन रखा है। दूसरा फ्लोवर की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आप दे दीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें पहना दूंगा। बिना ने दहलीज से उस तरफ से ही फ्लोवर उसकी तरफ बढ़ा दिया और उस फ्लोवर को लेकर के उसे साल की तरफ बच्चे को ओढ़ा लिया। आप वह बिना से कहना चाहता था कि आप अंदर आ जाएं, और उसने कहा नहीं। का बेचारी की आवाज़ है और प्रकाश की वहीं पर रुंध जाती है। बाकी की कहानी है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग आगे की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और